आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने झिंझक के गलियारों में विकास की एक नई इबारत लिखी है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने झिंझक की जनता का हर कदम पर साथ दिया। वो शख्स जिसने जमीन पर संघर्ष का हल देखा है, झिंझक के हर फैसले में जिसने अपना कल देखा है। स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट चैनल टॉक ऑफ द टाउन में, जहां हम करेंगे शहर के दिल की बात और शहर के गंभीर मुद्दों के बारे में बेबाक चर्चा। तो नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि झिंझक की जनता आपको प्यार से नेताजी बुलाती है, तो इस पॉडकास्ट को हम नेताजी कह के संबोधित करें या श्री संतोष त्रिपाठी जी कह के संबोधित करें? वैसे तो ये झिंझक की जनता ने हमको बहुत प्यार दिया है। प्यार से कुछ लोग नेताजी भी कहते हैं, कुछ दद्दा कहते हैं, कुछ भैया कहते हैं, तमाम तरीके के लोग हैं। आप भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, आप भी मुझे नेताजी न कहकर अगर भाई कहेंगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सार्वजनिक सेवा में आने का आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या था और झिंझक नगर पालिका में चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? हमारे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े थे, काफी लंबे समय तक वो राजनीतिक क्षेत्रों में रहे और उन्होंने इमरजेंसी जैसे हालातों का सामना किया, वो जेल भी गए थे। लंबा उनका अनुभव रहा। उनको देखते देखते मन में हमारे भी जिज्ञासा आई, क्यों ना उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी समाज में कुछ काम करना शुरू करें। काम किया तो लोगों का प्यार मिलता गया, जब प्यार मिलता गया तो उनसे जुड़ता चला गया, फिर अच्छा लगने लगा। किसी का भी सहयोग करता था, किसी भी गरीब का, किसी परेशान व्यक्ति का, तो बहुत संतोष प्राप्त होता था। जैसा कि आपका नाम है संतोष त्रिपाठी, वैसा ही रिफ्लेक्शन हमें झिंझक में देखने को भी मिलता है। तो फिर इसीलिए फिर संपूर्ण रूप से उस काम में इंगेज हो गए आप। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने चेयरमैन पद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय में और चेयरमैन पद के छोड़ने के बाद आपको क्या लगता है कि झिंझक में ऐसी मूलभूत समस्याएं या परिवर्तन आपने देखा हो? मेरे समझ में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जो अब मेरा जिस समय प्रतिनिधित्व करता था उस समय नगर में कंटिन्यू भ्रमण रहता था जी, आज भी रहता हूँ। साफ सफाई और नाली वगैरह की जो समस्या थी वो मुझे लग रही कि जैसे संपूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पा रही। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ में कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। बाकी तो जिनके भी हाथ में इस समय वर्तमान समय है, जो भी कर रहे होंगे, जो कोशिश कर रहे होंगे, अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी समझ में। हमारा निवेदन है नगर पालिका के कर्मचारियों से साफ सफाई, नाली इत्यादि जो साफ होनी चाहिए जी, उस पर विशेष ध्यान दें। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पॉडकास्ट पे एक झिंझक के गेस्ट आए हुए थे, उनसे हमने ये सवाल किया था और सेम सवाल हम आपसे भी करेंगे कि आप झिंझक को कैसा देखना चाहते हैं? जो नौजवान है हमारे यहाँ के, उनको कुछ काम हो। और झिंझक हमारा वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो चाहते हैं कि विकास हो। विकास के लिए कुछ इंडस्ट्री इत्यादि यहाँ पर हो, जिससे हमारे यहाँ का नौजवान बाहर जाकर के जो रोजी रोटी की तलाश करता है वो यहाँ भी उसे उपलब्ध हो सके। ये हमारा प्रयास पहले भी था और अभी भी है, निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, जैसे अगर झिंझक के थोड़े से इतिहास की बात करें तो अगर आप दिल्ली की तरफ कभी गए होंगे तो गाजियाबाद स्टेशन पे काफी दिन लिखा रहा है कि झिंझक की देन गाजियाबाद। मैंने सुना तो है लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, मैंने मैंने अपनी आंख से नहीं देखा है, लोगों के द्वारा सुना था कि ऐसा कुछ वहां लिखा था जी, लेकिन मैंने ना अपनी आंख से कभी देखा है और ना इस पर किसी प्रकार की बहुत जोरदार टिप्पणी भी करना चाहता हूँ। ठीक है, वो परिस्थितियां क्या रही होंगी किसके सामने, उस विषय पर नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब आपके कार्यकाल की वह कौन सी परियोजना या पहल रही हो जिसे आपने सबसे ज्यादा अधिक सफल और यादगार मानते हैं? बहुत दिनों से कांसीराम कॉलोनी और ये सरकारी अस्पताल के पास कॉलोनियां बनी थी जी, और जर्जर अवस्था में होती जा रही थी। ये मेरे मन में लगभग 2-3 साल पहले, जिसमें चेयरमैन का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, से आया था कि अगर ईश्वर ने मुझे कभी मौका दिया, यहाँ के लोगों ने कभी इस लायक बनाया, तो सबसे पहले इनका आवंटन करूंगा, गरीबों को उनकी छत प्रदान करने का प्रयास करूंगा और उस प्रयास में सफल हुआ।
लगभग सारे लोगों को कॉलोनी आवंटित हो गई और तमाम लोग आज भी उसमें निवास कर रहे हैं। तो ये देखकर मुझे लगता है, जब भी कभी निकलता हूँ, जो मैंने कोशिश की थी, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूर्ण हुआ। जैसे अभी हम बात करें तो मैंने कई लोगों से ऐसे बात की, क्योंकि हम भी उसी लिस्ट में हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सरकार से पैसा मिलता है घर बनाने के लिए, बहुत से लोगों की कॉलोनियां अभी अटकी हुई हैं। किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी का प्लॉट पड़ा हुआ, उसको घर बनाना है, कोई छत की तलाश में घूम रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ से ये देरी हो रही है? क्योंकि आपके जब आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय पे तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कॉलोनियां बन गई, लोगों को घर मिल गए, कई सारे हम बोर्ड देखते हैं, और पिछले 3-4-5 सालों में अगर हम जाएं तो शायद बिल्कुल भी कॉलोनी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ये गैप कहाँ से आ रहा है? एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, लेकिन हमको लगता है कि ये निश्चित रूप से अगर प्रयास किया जाए तो ये योजना का लाभ मिल जाता है। कहाँ से प्रयास किया जाए? कौन प्रयास कर सकता है इसके लिए? मतलब आम जनमानस तो नहीं जानता है ना इसके लिए कौन सा, उसको तो लगता है कि सरकारी काम रुका हुआ है हमारा। नगर पालिका में एप्लीकेशन दे, हाँ, और नगर पालिका के एप्लीकेशन साथ साथ एक डूडा ऑफिस बना हुआ है, वहां पर भी अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं जब तक इसमें प्रतिनिधि के रूप में काम किया है तो लगभग 800 से ऊपर लोगों को कॉलोनी आवंटन हुई है, प्राप्त हुआ है। तो अभी भी होगा, ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में थोड़ा बहुत पात्र को भी थोड़ा सा उसको गौर करना चाहिए, उस पर नजर करना चाहिए। पात्र को तो गौर करना चाहिए, बात लेकिन कहनी चाहिए। नेतृत्व की तो जिम्मेदारी होती है ना। हाँ। पात्र समय देते देते कहीं ऐसा ना हो कि पंचवर्षी चली जाए। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप अपना प्रार्थना पत्र नहीं देंगे, आप आवेदन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे कोई जानेगा कि आपको आवश्यकता है? आपको ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, जो नीचे तौर पे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिएगा। इसके बाद ये क्रम है। जैसे वर्तमान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। कुछ टाइम पहले आवेदन कराए गए थे ऑनलाइन, उसके बाद कुछ समय बाद फिर आया कि पुनः आवेदन करने हैं। तो ये प्रक्रिया में पैसा लगता है। हाँ, पैसा लगता है। बच्चे जो भी अपना आवेदन करता है, जिस भी जन सेवा केंद्र पे जाके वो फॉर्म भरता है, उसको 150 रुपए 200 रुपए का खर्चा तो आता ही है। और एक छोटे वर्ग के इंसान के लिए अगर वो अपनी छत तलाश रहा है तो उसके लिए भी ये पैसा बहुत होता है। उसकी आस लगी हुई है कि साल 2 साल में हमको घर मिल जाएगा, छत मिल जाएगी, और साल भर बाद आपका कोई नया ऐसा नियम आ जाता है कि नहीं, आप पुनः आवेदन करिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इससे काफी परेशानी होती है, गरीबों में पैसे की दिक्कत होती है, बेचारे कहाँ से लाएंगे? 200-500 रुपए खर्च करते हैं, दोबारा जो हुई जांच है ये नहीं होनी चाहिए। तब एक बार किसी ने आवेदन कर दिया है, उसकी व्यवस्था कर दी, तो ये बार बार जांच का क्रम, ये मेरी समझ में बिल्कुल गलत है। और मैंने प्रयास किया था उस समय, एक बार फॉर्म जिसका दाखिल हो गया था, रिटर्न दोबारा उसको फॉर्म नहीं जमा करना पड़ा। कोशिश की, कोशिश करने का परिणाम मिला कि लगभग लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे कि जब आप झिंझक के चेयरमैन पद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो कभी आपके मन में ऐसा सवाल तो आया ही होगा कि अगर कलम की ताकत भी होती, मैं स्वयं चेयरमैन होता तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे, झिंझक के विकास के लिए कुछ और कर सकते थे। क्योंकि कलम की ताकत होना तो आप समझ रहे हैं, मैं बहुत बार आया, और ये सही बात है आपकी, ये लगता भी है। जब भी आप कहीं बड़े अधिकारियों के बीच में जाएंगे, बड़े लेवल में अपनी बात रखेंगे, तो कहने में थोड़ा सा हिचक महसूस होती है कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब खुद में कोई होता है तो अपनी बात को और मजबूती से कह सकता है, बुलंदी से कह सकता है। तो सच बात है कि ये कमी तो कहीं ना कहीं नजर आई, और उसका कारण भी रहा कि बहुत जोरदार ढंग से सरकार तक और अधिकारियों तक फेस टू फेस जाकर के अपनी बात नहीं कह सकते। सीधी सी बात है। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि कब आपको इसका भाव लगा। और बस ये है कि जो अपने लोगों के बीच था, जो सड़क पे था, जो पब्लिक के बीच कर सकते थे, नगर के लिए कर सकते थे, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, उसमें कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, दूसरे सवाल पे हम आपसे जाएंगे कि झिंझक अपना कस्बा बहुत छोटा कस्बा है, ठीक है, और छोटे कस्बों के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ पे पार्टी, टिकट, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय चुनाव व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होते हैं, जिसके साथ जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे, जनमानस जिसके प्रति अपना प्यार व्यक्त कर देगा, उसी की जीत हो जाएगी। लेकिन हमने पिछले चुनाव में ये देखा था कि झिंझक में टिकट को लेकर के बहुत ज्यादा उथल पथल हुई थी। रात में ढोल नगाड़े बज गए, सुबह फिर चेंज हो गया,
फिर दूसरे दिन आया फिर चेंज हो गया, फिर चुनाव के बाद आपने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कहीं आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया कि अगर उस समय पे हम समाजवादी पार्टी से जुड़ गए होते या समाजवादी पार्टी से हमको टिकट मिल गया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकल का चुनाव है और लोकल के चुनाव में जो आपने बात कही है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर भी निर्भर है, ये बिल्कुल सच बात है। ये अलग बात है कि जिस पार्टी में हम लोग राजनीतिक लोग हैं, अगर किसी पार्टी को ज्वाइन किए हैं तो उससे इसलिए लड़ना पड़ता है कि जब हम उस पार्टी से कैंडिडेट नहीं बनेंगे तो कोई और आएगा। ठीक बात है। जब और आएगा तो जो हमारा कार्यकर्ता बहुत दिनों से हमसे जुड़ा हुआ है वो पशुपस में पड़ जाएगा। तो उसके सामने किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इस वजह से पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ना। कार्यकर्ता भी होगा, वोटर भी होता है। वोटर भी होता है। कार्यकर्ता ऐसा होता है कि वो हर तरीके से जुड़ जाता है। हाँ। और फिर जब आपके विरोध में आपकी ही पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसको समस्या पैदा होती है। इसलिए पार्टी से कैंडिडेट बनना चुनाव के समय आवश्यक सा समय महसूस होता है। इसके लिए मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलेगा हमको पायलट बनना है, कोई बोलेगा साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, लेकिन नेता कोई नहीं बनना चाहता है। तो आज के युवा के लिए एक सामाजिक सेवा और राजनीति में आने के लिए आपका क्या युवाओं के लिए संदेश होगा? एक बहुत सेवा करने का काम है। उद्देश्य आपका कैसा है ये विषय अलग है। अगर राजनीति ईमानदारी से की जाए तो मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ा काम राजनीति करना है। नौजवान नेता इसलिए नहीं बनने के लिए तैयार होता है कि आज का नौजवान रिजल्ट तुरंत चाहता है और राजनीति में रिजल्ट तुरंत मिलना संभव नहीं है। क्योंकि राजनीति जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव आया हमने बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग लगवा दिया और हमने अपने आप को नेता मान लिया, ये संभव नहीं है। राजनीति में पांव में छाले पड़ते हैं, जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है, अपने काम को सेकेंडरी और सामने वाले काम को प्राथमिकता से रखना पड़ता है, तब जाके राजनीति पूरी होती है। और ऐसा करना आज के नौजवान के लिए मुश्किल भरा काम है, क्योंकि ये भागती दौड़ती जिंदगी है। जल्दी से लोग रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट पाकर के जल्दी से अपना मुकाम पर 2 मिनट में रिजल्ट आते हैं। उनको लगता है तुरंत मंजिल मिल जाए। आज राजनीति में आया, कल प्रधान बन जाऊं, परसों जिला पंचायत बन जाऊं, ब्लॉक प्रमुख बनूं, एमएलए बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, इतनी जल्दी संभव नहीं है। वो कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वास्तविक कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है जी। आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू इत्यादि में बैठेंगे तो रिजल्ट 5-7% को करीब करीब आता ही होगा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आप आसपास भी देखिए, तमाम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए, 1 या 2% से ज्यादा लोग इसमें सफल नहीं होते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं। इस समय सेवा का भाव उत्पन्न होता है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है, उस समय उनको लगता है कि फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए रहने। ये कारण है कि लोग बीच में राजनीति से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और यही कारण है कि नौजवानों में इसके प्रति बहुत अच्छी सोच नहीं है। थोड़ा सा सोच के ऊपर जैसे आपने कहा है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई युवा बच्चा राजनीति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास भी करता है तो उसको बहुत ट्रोल किया जाता है, उसकी बड़ी आलोचनाएं होती हैं, नेता बने घूम रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये संबोधन भी समाज की तरफ से उनको आगे बढ़ने से रोकता है। ये हर एक के साथ होता है, इसी को तो फेस आपको करने है। अगर आप इसको फेस नहीं कर पाएंगे तो फिर नेता का मतलब क्या है, नेता कैसे बन पाएंगे? ये तो आपको फेस करना ही होगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, कोई नेता के ऊपर गुंडा है, सड़क छाप है, आवारा है, ये तो स्वाभाविक चीजें हैं, उस पर लगती हैं, उस पर कहा जाता है। लेकिन आपको अपनी छवि को धीरे 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 मेंटेन करना है। अगर आप किसी के कहने पर उससे उखड़ गए, उससे बिगड़ गए, उसको उसी भाषा में जवाब देने लगे, तो हमें नहीं लगता है आप पब्लिक को कैसे डील करेंगे, उनकी बातों का उत्तर कैसे देंगे, उनके जब वो आपसे कुछ कहेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। कहते हैं नेता वही बन सकता है जिसने नेता को उल्टे शब्द से अपना लिया, यानी कि ताने। नेता का उल्टा होता है ताने, जिसने ताने बर्दाश्त कर लिए वही नेता बन सकता है। राजनीति की सही परिभाषा अगर एक लाइन में बोली जाए, वही नेता जो ताने सह जाए। नेतागिरी ऐसा नहीं शिष्टाचार सिखाती है। आप कितना भी
स्वभाव से बिगड़े लोग, आप उसको एक चुनाव लड़ा दीजिएगा, हाँ, विनम्रता तुरंत आ जाएगी। तुरंत सीख जाएगा। दयालुता, विनम्रता, किस तरीके से बात करी जाती है, संस्कृति सब सीख जाएगा। खुले हाथों को जोड़ना आ जाता है। प्रणाम करना सीख जाएगा, बात करना सीख जाएगा। तो नेतागिरी भी एक ऐसा नहीं है, संस्कृति सिखाती है, व्यवहार सिखाती है, बस की जाए अच्छे से। जी। अच्छा, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके कभी करीबी या समर्थक अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी हो जिसकी वजह से आपको एक कठिन निर्णय लेना पड़ा हो, हाँ। और उसकी वजह से कोई बाधा भी आई हो? बिल्कुल आई हो। बस जब समर्थक होता है, सहयोगी होता है, तो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। और नेतृत्वकर्ता के हिस्से में उसका अच्छा करना भी जाता है, बुरा करना भी जाता है। ठीक बात है। लेकिन कोशिश मेरी परमानेंट ये रहती है, प्रयास करता हूं कि हमेशा अपने लोगों को समझाकर, दबाकर, डराकर, धमकाकर, जैसे भी हो उनको ठीक करना है। और मेरा प्रयास रहा है। कहने के तो लोग हैं, तमाम तरीके की बातें किया करते, बहुत टिप्पणी किया करते। आप भी झिंझक से जुड़े हैं जी, लंबे समय से। आपको अगर याद हो या किन्हीं और लोगों की याद हो तो बता दें कि मैंने किसी से कभी कुछ कहा हो, कोई शब्द नहीं है। लेकिन जबकि कार्यकर्ता अगर मेरा कुछ करेगा तो उसका आरोप मुझ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। आएगा, और उसको हमें फेस करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रात दिन वो मेरे साथ काम करे, हमारे साथ फोटो खिंचावे, कहीं इत्यादि कार्यक्रमों में जावे, अब कल कोई घटना को अंजाम दे दे तो मैं उससे हाथ नहीं अब झाड़ सकता हूं, तो मुझसे कोई मतलब नहीं। उसमें भी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उसके लिए उसको समझाना पड़ेगा। गलत काम है तो उसको डांटना पड़ेगा, और वो मैंने बराबर किया है। मेरी हमेशा कोशिश रही कि कोई ऐसा काम मेरा कोई कार्यकर्ता न करे, मेरा कोई साथी न करे, जिससे समाज में उसकी भी छप बिगड़े और मेरी भी छप बिगड़े। आपके कार्यकाल में आपको क्या ऐसा लगा कि मैं जिस समय मैं चेयरमैन पद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस समय मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई थी कि अगर ये चुनौती ना आई होती तो शायद मैं झिंझक के लिए और कुछ भी कर सकता था। इस समय भीषण महामारी पूरे देश में हुई थी, कोरोना जैसी बीमारी ने जब समस्त देश को अपने उसमें फांस लिया था, तब एक बार लगा कि जैसे हम लोगों का जीवन ही संकट में। वो बहुत खराब दौर था। उस खराब दौर में विकास की बात व्यक्ति भूल गया था, सिर्फ और सिर्फ जीवन बचाने की बात थी। वो दौर इतना खराब था कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी धुन में रहता था कैसे प्राण बचाए, कि किसी प्रकार लोगों की जान भी बच सके, और जहां तक संभव हो सके कि घर में कोई भूखा न सोए। तो मैंने कोशिश भी की, मैंने प्रयास भी किया, जितना कर सकता हूं अपने लोगों के सहयोग से उनकी मदद करने का प्रयास किया। भोजन पानी कपड़ा इत्यादि जो भी कर सका सारे लोगों की मदद से करने की कोशिश की। वो बहुत कठिन दौर था। अच्छा, इसके लिए हमने भी जनचर्चा की थी। थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगभग हमने झिंझक के कई सारे वार्ड और कई सारे झिंझक वासियों से ये बात की कि कोरोना के समय आपके साथ कौन साथ में था, आपको क्या समस्याएं आई, आपको क्या लग रहा था कि जो लीडरशिप होती है उसने आपको किस तरीके से साथ दिया। तो बहुत से लोगों ने हमको इन चीज के बारे में बताया भी कि जिस समय कोविड चल रहा था हमारे पास खाने की समस्याएं नहीं थी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब इंसान काम पे जाएगा तभी वो शाम को अपनी रोजी रोटी चला सकता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं, उस समय उनके सामने भी वही दिक्कत थी, व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चुका था, तो मेडिकल की समस्याएं भी बहुत ज्यादा थी। तो बहुत से परिवार झिंझक के ऐसे हमें मिले जिन्होंने हमें बताया कि संतोष त्रिपाठी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमारे साथ मेडिकल में भी जो हमारे सामने मेडिकल समस्या आई कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। अकबरपुर के कई सारे डॉक्टर से भी हमने ये बात करी जिन्होंने हमें बताया कि हाँ, झिंझक से कई सारे पेशेंट हमारे पास आते थे, पैसे नहीं होते थे, खाने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी, लेकिन त्रिपाठी जी हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। अभी नाम मैं नहीं लूंगा, अकबरपुर के हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है उनका, तो जब भी हम उनको जाते हैं तो कहते हैं भैया जी की वजह से ना हम कुछ कह नहीं पाते हैं, झिंझक के कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, 2000 है 2000 ले लो, 1000 लौट के देंगे, और हमको पता है कि वो लौट के पैसा कभी आएगा नहीं, लेकिन दद्दा की वजह से हमको करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा ऐसा जुड़ाव है झिंझक वासियों के साथ आपका जो आपको ये करने पे मजबूर करता है? हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम भी बड़ी गरीबी में पले हैं, अभाव रहा हमारे पास में सब समस्याओं का। तो हमें लगा उस टाइम कि कैसे व्यक्ति अपना इलाज कराएगा, कैसे खाना खाएगा, कहाँ से पैसे लाएगा। ईश्वर से भी मनाया करता था कि इस लायक बनाओ कि हम उन लोगों की कुछ मदद कर सकें।
कुछ अपना और खर्चे को मैं कटौती करके अगर इनके ऊपर कुछ पैसा हमारा खर्च हो जाएगा तो बड़ा सुकून देता था। रहा डॉक्टर साहब का प्रश्न, एक नहीं कई ऐसे अस्पताल हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। ये सच बात है कि अगर हम उनसे आज फोन पे कह दें कि व्यक्ति गरीब है और इसको 25% 50% बिल माफ कर दो, तो उसके लिए उनका धन्यवाद है कि वो बात हमारी टाल देती है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की मदद कर पाता हूँ, किसी असहाय की मदद कर पाता हूँ। और हमारे ऐसे लोग हैं, तमाम साथी हैं, अगर उनसे मैंने कभी कहा कि हमको कुछ आवश्यकता है धन की, तो थोड़ा थोड़ा मिला करके सबने एक धन एकत्रित कर दिया, जिसका हम लोगों ने इसी मद में उपयोग किया है। किसी गरीब की मदद करना, खाने में या इलाज में या बेटी की शादी में, तमाम तरीके की समस्याएं हैं जिनमें मदद करने का पूरा प्रयास करता हूं। हर नेता का समस्याओं को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है, समस्याओं को हल करने का अपना नजरिया रहता है। जिस समय आप झिंझक नगर पालिका के चेयरमैन पद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस समय आपको कौन सी ऐसी दीर्घकालिक समस्याएं लगी जिसके लिए आपको लगता हो कि बुनियादी सिद्धांतों को बदलने की जरूरत है? झिंझक में बहुत समस्याएं थी और आज भी हैं। अभी भी झिंझक विकास के पथ पर बहुत आगे नहीं बढ़ा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर करने की आवश्यकता है। हमारा ये दुर्भाग्य था कि हमने जिस समय प्रतिनिधित्व किया उस समय यहाँ कोरोना काल ने लगभग 2.5 वर्ष हमारा नुकसान कर दिया। मैं बहुत कुछ योजनाएं दिमाग में थी, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन स्वाभाविक बात है कि कोई हम अपने जेब से कुछ नहीं कर सकते हैं, इतने धनवान भी नहीं है। सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई क्योंकि देश में ऐसा संकट आ गया था, इसलिए तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर पाए। कुछ बातें हैं जो मन में है, अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया तो उनको जरूर करूंगा। कुछ योजनाएं हैं, कुछ विचार हैं कि ऐसा ऐसा हमारे नगर में होना चाहिए, और तब भी थी, समय ने हमको ये करने नहीं दिया। मजबूरी बस अपने आप को शांत रखा और सोचा कि यदि कभी और अवसर मिला तो निश्चित रूप से ये काम करूंगा। अच्छा, झिंझक की जनता की ही अगर बात करें तो जैसे जनमानस में अक्सर हमें ये चर्चा देखने को मिलती है कि राजनीति का मतलब होता है, कूटनीति साथ में जुड़ जाती है इसके, कि अगर आप धार्मिक भेदभाव क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, दो समुदायों को, लोगों को अलग नहीं कर पा रहे हैं, सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो शायद एक सफल नेता आप नहीं बन सकते। अक्सर हमको राजनीति की यही परिभाषा पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम झिंझक में निकलते हैं और आपके बारे में लोगों से राय पूछते हैं, तो हिंदू भी आपके साथ खड़ा होता है, मुस्लिम भी आपके साथ खड़े होते हैं, ईसाई भी आपके साथ खड़े मिलते हैं, सारे समाज के लोग आपके साथ जुड़ के चल रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज आपको अपने अंदर लगती है, ऐसी कौन सी प्रतिभा आपको अपने अंदर लगती है कि आप इन सब लोगों को साथ में लेकर के कैसे चल पा रहे हैं? अब मुझे लगता है पाँव में चक्कर मुंह में शक्कर, सबसे प्यार से बोलता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ। और ठीक है, जाति धर्म है, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, ब्राह्मणों समाज से, उसकी जहाँ उपयोगिता होती, जरूरत होती, वहां खड़ा होता हूँ। लेकिन सबसे पहले मानव है, व्यक्ति है, इंसान है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हमके बड़े सम्मान से लेते हैं, सम्मान से हमसे बात करते हैं जी। तो हमें भी, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं। तो हमें उनसे मिलकर के लगता है कि हमारे सब अपने हैं। अच्छे से बोलता हूं, मन में किसी प्रकार का कपट न रखने का प्रयास करता हूं। यही एक विधा है और यही एक चीज है कि उनके दिल में अपनी जगह कैसे बना सकूं। अगर मुझे लगता है कि छल कपट दूर रख के उनसे बात करूंगा तो भी उनसे अच्छे से ही बात करेंगे, उसी का ही परिणाम है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमको बहुत प्यार करते हैं नगर के लोग। चुनाव हम ना जीते, किसी कारण कोई ऐसी परिस्थितियां रही हैं, लेकिन पद गया है, कद में यहाँ के लोगों ने हमारी कोई अंतर नहीं आने दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत उनको धन्यवाद। अच्छा, जैसे हमारे नगर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर नगर का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और कहा जाता है कि नगर और कस्बे की पहचान ही उस सांस्कृतिक कार्यक्रम से होती है। तो हमारा जो झिंझक की आदर्श रामलीला कमेटी व्यापारिक मंडल है, मैं 30-32 सालों से झिंझक में निवास कर रहा हूँ। मैंने इस कार्यक्रम को हर साल भव्य होते हुए देखा है। जब आप आए, आपने भी इस कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में संभाली और उसमें भव्यता में कोई कमी नहीं रह गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि झिंझक के व्यापारियों का, झिंझक की जनता का कमेटी के प्रति थोड़ा सा रुझान कम होता दिख रहा है।
कार्यक्रम का स्तर थोड़ा सा हमें कम होता हुआ दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये झिंझक के जनमानस की राय है जो हमने जाकर के लोगों से ली है। मेरा व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है आपसे, क्योंकि जी। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। जी। तो उस हिसाब से मैं जनता के आधार पे आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि इसकी भव्यता के ऊपर और हमें इसको और बड़े स्तर पे ले जाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, अपने नगर में रामलीला बहुत पुराने समय से होती चली आ रही है। मेरा भी जब बचपन था तो जाकर के आगे आगे अपना बोरे वोरे बिछा करके उसको देखा करता था जी। तो मन में ये बात आई थी कि कभी अगर हमको भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला तो प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ की रामलीला बहुत उच्च कोट की हो। और भगवान राम ने हमें यह अवसर प्रदान किया। 2 बार ऐसा अवसर मिला जो 5 साल एक बार रहा और 5-6 साल एक बार रहा। 11-12 साल सक्रियता के साथ में मैंने रामलीला में अपना योगदान दिया। हमारे नौजवान, हमारे साथीगण इतने मजबूत थे कि जो मन में मैंने विचार बना लिया कि इस तरीके का कार्यक्रम कराना है, हमारे सहयोगियों ने उनको पार कराया। और यही एक बात थी कि जब मिलजुल कर कोई काम किया जाए, जब सारे लोग संगठन में एक मन के होंगे तो कार्यक्रम अपने आप बहुत अच्छा होगा। आज की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, हम इस विषय पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग करा रहे थे, जिन लोगों का आयोजन में महत्वपूर्ण हिस्सा थे, अब उन लोगों ने जो अच्छा उनको लगा उस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम कराया। भगवान राम की लीला हुई, जिन लोगों ने कराया उनको बधाई है, और जो कमियां रह गई उनको पूरा करें, आगे से और अच्छा कराएं। मैंने जिस समय नेतृत्व करने का प्रयास किया था, हमारे काम करने का तरीका अलग था। हो सकता है आज के लोग जो काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका अलग हो। मैं जो जब कर रहा था मुझे लग रहा था वो अच्छा है, आज जो लोग कर रहे हैं उनको लगता था ये अच्छा है। तो उसमें कोई बात नहीं है। जो आयोजक है तो वो आयोजक अपने हिसाब से अच्छा ही कराने का प्रयास करता है। कोई भी आयोजक हो किसी कार्यक्रम को, कभी वो नहीं चाहता है कि कार्यक्रम हमारा कमजोर हो, तो वो तो अपना संपूर्ण देता ही है। प्रयास किया है। अब रही पब्लिक की बात, जनता की बात, तो वो तो निर्णय देती है। ठीक है, जैसे आपने जनता की बात कही है, तो एडवर्टीजमेंट के मामले में 2 बातें कही जाती हैं कि एक तो आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो, बैनर पोस्टर्स लगा देते हो, और दूसरा होता है माउथ पब्लिसिटी। और माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। जो लोग बताएंगे उससे ज्यादा बेटर प्रचार आपका कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छा वही होता है। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं, खासकर से शुभकामनाएं के जो बोर्ड लगते हैं, कार्यक्रम के जो बोर्ड लगते हैं, जो नेतृत्व कर रहा होता है, जो सत्ता में होता है, उसके नीचे उनके समर्थकों की भी फोटो आ जाती है। तो ये व्यक्तिगत मतलब देना भी चाह रहे हैं या मजबूरी में ही फोटो लगा हुआ है? आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ। आप पीछे 5 साल का समय तकरीर किया मैंने, पूरे नगर पालिका में जाकर एक भी पत्थर आप दिखाइए, तमाम रोड बनी, तमाम निर्माण कार्य हुए, तमाम जगह पाई, या फिर पीछे कोई हमें ऐसा बैनर वगैरह दिखाइएगा जिसमें मैंने प्रतिनिधि के रूप में कहीं पर अपना नाम डाला हो। ठीक बात है। और इसके अलावा भी चेयरमैन साहिबा भी जो हमारी रही, उनकी भी बहुत ज्यादा रुचि पत्थर इत्यादि में नहीं थी, ना ऐसा कहीं पर हुआ है। आप तमाम जगह के रोड, सड़क निर्माण कार्य तमाम हुए, लेकिन कहीं पर भी आप नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगा करके हमने ऐसा कुछ किया। अपनी अपना, मैंने आपसे भी कहा, ये अपना अपना सोच है, अपना अपना काम करने का तरीका है। कुछ लोग अपने इसमें विश्वास करते हैं और कुछ ही सोचते हैं कि हमारा यूं ही बना रहे। तो ये अपने अपने तरीके हैं, हमें इसमें किसी प्रकार किसी से बुराई नहीं है। ठीक है, अपना जो जिसको अच्छा लग रहा है कर रहा है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैंने आपसे कहा अपनी अपनी सोच पर निर्भर है। मेरी सोच में ये नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं किया। किसी की सोच में होना चाहिए, वो कर रहा, क्या दिक्कत है? ठीक। आपकी जो ये राजनीतिक यात्रा रही है, इस राजनीतिक यात्रा में जो लोग आपके समर्थक रहे, जो लोग, जिन लोगों ने आपका खुल के साथ दिया, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जिन लोगों को लगा कि शायद आप इस यात्रा में आगे नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने रोक दिया, उनके लिए आपके क्या संदेश है? क्योंकि राजनीतिक संबंध हमारे किसी से थे नहीं, पारिवारिक रिश्ते थे, भाई जैसे रिश्ते बने, तो उन्हें इससे मतलब नहीं हम आगे जा पाएंगे या पीछे रहेंगे। उनको ये मतलब है कि हम उनके साथी, वो हमारे साथी, हम उनके सहयोगी, वो हमारे सहयोगी। वो नारा भी जो आया था, संतोष संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, वो जो कुछ भी है अपना एक सीधे था कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ जी। कोई इसमें समस्या नहीं है। राजनीति से ही अगर वो मतलब रखते हुए लोगों से संबंध होते तो शायद रिश्तों में खटास आती।
हम परिवार से जुड़ते हैं, परिवार तरीके से संबंध बनाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हम राजनीति करेंगे तब भी ये लोग मेरे साथ हैं, राजनीति नहीं करेंगे तब भी ये लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, समाज में अक्सर ये बातें होती है जिसको पार्टी बंदी कहा जाता है कि आप जिस पार्टी के हैं तो दूसरी पार्टी का तो आपको विरोध करना ही करना है। लेकिन शायद आप एक ऐसे नेता या जैसे जो आप कहते हैं कि भैया जी बोलते हैं, लोग दद्दा बोलते हैं, तो आपको सबको जोड़ के चलने की ये जो एक आदत है आपको नहीं लगता कि ये गलत प्रभाव डाल सकती है? जैसे कुछ दिन पहले ही अभी हमने देखा था कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से मंत्री बीएल वर्मा जी अभी निकले थे, तो आपने बीच सड़क में उनका सम्मान किया। तो आपको नहीं लगता कि ये समाज में एक गलत मैसेज आएगा कि नेता तो सारे एक रहते हैं, जनता सिर्फ मुख्यमंत्री रहती है? व्यक्तिगत संबंध भी कुछ होते हैं। हाँ, हमारे उनसे पहले के संबंध थे। उन्होंने वहां से फोन किया था कि मुझे वहां पर जाना है। जब व्यक्तिगत रिश्ते जब होते हैं तो व्यक्तिगत रिश्तों को भी प्राथमिकता दी जाती है। राजनीति कोई चुनाव का समय नहीं है। चुनाव में अखिलेश जी के साथ था, अखिलेश जी के साथ हूँ। ये चुनाव अपनी जगह है और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह है। देखिए, जनता तो सब याद रखती है। ठीक है, जनता चुनाव के समय अगर मैं किसी दल में हूँ, हाँ। चुनाव में किसी अन्य पार्टी के साथ होता हूँ, तब तो गलत बात है। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते कौन किससे नहीं मिलता। बड़े बड़े लोगों के यहाँ कार्यक्रम होते हैं, हाँ। तमाम जगह पे एक दूसरे से लोग मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं। अपना धार्मिक आयोजन था जी, पंचौसी में एक बड़ा यज्ञ था, बड़ा कार्यक्रम था। तो ऐसे में मेरे अपने विवेक से जाना गलत नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग गए, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता तमाम थे जो वहां पर उपस्थित थे, ये साथ गए, मिले, बैठे, बताए। तो इसका मतलब राजनीतिक प्रतिबद्धता को तोड़ना नहीं है। धार्मिक चीज अलग है। और कोई रास्ते से निकल रहा है अगर किसी अन्य दल में है तो क्या मैं उससे संबंध खत्म हो जाए? पार्टी अपने विचारों से चलती है। ठीक है, मैं अखिलेश जी को नेता मानता हूँ, अखिलेश जी के साथ है। कोई किसी को नेता मानता उनके साथ है। अगर वो हम लोग कहीं आपस में मिल गए तो हम लोग दुआ सलाम नमस्कार बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय के रिश्ते होते हैं जब। तो मतलब आपके हिसाब से धार्मिक चीजों में राजनीतिक मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी राम मंदिर का न्योता गया था तो राहुल गांधी जी ने सीधे उसको मना ही कर दिया, इन्विटेशन लेने से ही मना कर दिया था। नेताजी भी नहीं गए थे, अखिलेश यादव जी को पास भी इन्विटेशन गया था, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इन्विटेशन जब आप बुलाएंगे नहीं, अगर सबको बुलाया जाएगा भाई, एक या तो एक तरीका आप सबके लिए समदर्शी अपनाइए। अगर आप समदर्शी तरीका नहीं अपना सकते हैं तो किसी को छोटा बड़े करेंगे, तो फिर इसके लिए तो उनकी अपनी सोच पर निर्भर है, उनको जाना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई या तो सामान्य रूप से कह दिया जाए किसी को इन्विटेशन ना मिले, और अगर आप किसी को इन्विटेशन देंगे, किसी को यूं ही चाहेंगे आ जाए, तो हो सकता है। तो न्यूज चैनल पे तो बहुत चला था कि राहुल गांधी जी ने को इन्विटेशन गया और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। एंथेटिक किसकी वो नहीं हुई थी, आप पुष्टि आप भी समझते हैं। इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है, बड़े लीडर हैं, वो बड़े लीडर हैं। अब उनको क्या लगा, क्या उन्होंने सोचा, क्या विचार किया, ये उनकी सोच है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, बहुत नीचे स्तर पर, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, उनकी क्या सोच रही होगी, क्या उन्होंने विचार किया होगा, ये उनके ऊपर। जैसे होता क्या है भैया जी कि हर कस्बे में कोई ना कोई कुल देवता या ऐसे देवी देवता या भगवान जरूर होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। अब हमारे यहाँ पे अक्षय वट है, पूरे भारत में सिर्फ 3 ही अक्षय वट है, नासिक में, प्रयागराज में और अपने भारत में है। लेकिन जितनी ज्यादा प्रसिद्धि नासिक को और प्रयागराज को मिली है, उतनी ज्यादा प्रसिद्धि हमारे झिंझक को नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय वट का हम थोड़ा सा अगर विकास करें तो ये पर्यटन के रूप में स्थल विकसित हो सकता है? अगर पर्यटन विकसित होगा तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे युवा को रोजगार मिलेगा, व्यवसाय हमारा बढ़ेगा, हमारे यहाँ की इनकम बढ़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि अक्षय वट के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए हमको क्या प्रयास करने चाहिए, और वर्तमान नेतृत्व जो है उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अक्षय वट बहुत धार्मिक स्थल है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। और ये सही बात आपकी है कि अन्य 2 जगह का जो स्थान है वो बहुत प्रचारित है, यहाँ का विचार नहीं हो पाया। इसका एक कारण भी है कि हम लोग ग्रामीण अंचलों से जुड़े हैं, थोड़ा वैसा एरिया रहा अपना, और आज तो वहाँ खैर विकास हो रहा है। मैंने भी देखा था, मैं एक दिन गया था, विकास हो रहा है, वहाँ बन रहा है, बहुत अच्छा काम है। इसके लिए धन्यवाद है मेरा कि बहुत अच्छी जगह पर विकास हो रहा है, जहाँ के काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, लाखों लोगों की यहाँ की भावनाएं जुड़ी हैं, और साक्षात भगवान का वास है, निवास है। तो जितना हो सके उतना वहाँ विकास भी करें, और हम इसमें जिम्मेदारी आप सबकी भी है, हम लोगों के साथ साथ आपकी भी है। आपका चैनल के माध्यम से तमाम जगह पर इसके महत्व को, इसकी महत्ता को वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें, तो निश्चित रूप से लोगों को आना जाना यहाँ पड़ेगा।
आपस में जो भाईचारा बनाया था, नगर में एक वातावरण ऐसा बना था, लगता था कि सारे के सारे लोग एक मन से हैं, एकजुट हैं। वहां जाते थे, लोगों के बीच बैठते थे, अगर किसी का आपस में बैरभाव है तो मिलाने का प्रयास करते थे, बातचीत कराते थे। वो आज भी हमको महसूस होता है, जब भी कहीं जाते हैं तो उसका फल हमें आज भी महसूस होता है, हमें मिलता है। बड़े प्रेम से लोग लेते हैं, सम्मान से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे मैंने एक जो प्रभाव व्यक्तिगत रूप से देखा है आपका, कि आपके जो समर्थक हैं वो तन मन धन दिन रात सुबह शाम आंधी तूफान कुछ नहीं देखते हैं। आपका एक फोन जाता है वो खड़े हो जाते हैं आकर के। अब सीधी सी बात है कि अगर व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है तो ये हमारा मानवता के नाते भी धर्म बनता है कि हम उसके प्रति वैसा ही व्यवहार रखें। जब आप नेतृत्व कर रहे थे उस समय आप कई सारे धार्मिक स्थल पे अपने जितने भी लोग आपके साथ हैं उनके घूमने गए थे, और ठीक है, जाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक प्रतिनिधि जब दूसरे क्षेत्र में जाएगा तभी वहां के विकास और बाकी चीजों को सीख के अपने एरिया में डेवलप करेगा, और ये काम सरकार भी कराती है। IAS IPS हो गए, मंत्री वगैरह हो गए, इनको बाहर भेजा जाता है कि आप वहां के चीजों को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, डेवलपमेंट को समझें, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें, और आकर के अपने एरिया को उससे बेटर बनाने का प्रयास करें। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो क्रम चला है, ठीक है। आपके साथ और लोगों ने भी उसको प्रयास किया, इसको आप कैसे देखते हो कि ये प्रचलन में आ गया है क्या? हमारी देखो बहुत पहले से ये हावी रही है, ये आज लोगों ने नोटिस कर लिया, प्रचलित करने लगे तो लोगों ने नोटिस कर लिया कि हम लोगों को लेके जाते हैं। लेकिन हमारा 25-30 साल से लगभग हमारे मित्र मंडली के साथ में देश के विभिन्न जगहों पर घूमने की हमारा शुरुआत से ही इच्छा हुआ करती थी। अपने ग्रुप को मेंटेन किया, 10-15-20 लोग इकट्ठे हुए, और हम अक्सर पहले भी जाया करते थे। तो आज भी वही जारी है और अभी भी जारी है। अगर कल को ये ग्रुप बड़ा हो जाता है, सीधी सी बात, लोग जुड़ते हैं, 1000 2000 3000 लोग हो जाते हैं, तब भी ये प्रक्रिया चलती समस्या नहीं, हमें बहुत अच्छा भी लगता सबके साथ में। और स्वाभाविक बात है, जो 5, 7, 10 दिन के लिए आपके साथ जाएगा उसका अत्यधिक प्रेम होगा, आपसे जुड़ाव होगा, तभी वो अपने घर से आपके विश्वास पर आपके साथ जाएगा। ठीक बात है। और जब वो मन से आपसे जुड़ जाता है तो कोई समस्या नहीं होती, उसको भी अच्छा लगता है। और एक ग्रुप में कहीं जाना वाना, अपने देश का देशाटन करना, अपने यहाँ के अच्छे स्थलों में जाना, धार्मिक स्थलों में जाना, तो मेरे अपने विवेक से अच्छा है। तो देखे तो अपने देश में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पर क्या क्या महत्वपूर्ण जगह हैं, वहां पहुंचा जाए। तो मैंने भी वो प्रयास किया, और आज भी लोगों से कहता हूं कि जाएं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है भारतवर्ष में, जाएं, वहां के महत्व को समझें, पहुंचे। वो कहते हैं ना, राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये घुमक्कड़ी सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने पूरे भारत को घूम लिया तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारा ज्ञान आपको घूम करके ही मिल जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा समय लगता है। पंकज त्रिपाठी की वो, अगर आपने वीडियो देखा होगा पॉडकास्ट, तो वो कहते हैं कि हर यंगस्टर को एक बार जीवन में घूमना जरूर चाहिए। भैया जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आशावादी और एक प्रेरक संदेश जो झिंझक की जनता को आप देना चाहें? सब लोग संगठित रहें और कोशिश करें कि छोटे मोटे विचार मतभेद जो हो जाएं आपस में, उनको भुला करके एक रहें। और खासकर युवाओं से जरूरी निवेदन है कि नशे से दूर रहें। आज नशे में लगभग हमने लोगों को देखा है कि अपना जीवन बिगाड़ गए। बहुत सारे परिवार इससे बिगड़ चुके हैं, तमाम नौजवान अपने जीवन खो चुके हैं। मेरा बहुत उनसे निवेदन भी है, अनुरोध भी है और सलाह भी है कि नशे जैसी चीज को छोड़ने का प्रयास करें, और अपने परिवार के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें, अपने माता पिता की और घर के लोगों की देखभाल करें। यही सबसे कहना है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए और काफ़ी देर हमारी आपसे बातचीत हुई, हमको बड़ा अच्छा लगा। और ऐसी सोच है, ऐसा प्रयास है, और चाहूँगा भी कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, लोगों की बात लोगों तक पहुँचाने का काम करे। यही हमारी आप सबसे आशीर्वाद मान लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, या आप ये समझ लीजिए कि आपके चैनल के प्रति मेरी ये सोच है कि आप लोगों ने प्रयास किया है, ये प्रयास आपका सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बात पहुंचा सकें,
आपका चैनल बात पहुंचा सके, अच्छी बातों को रख सके, लोगों तक उनको उनकी बातों को बता करके उनकी भावनाएं जागृत कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं पॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। जो भी आपकी टिप्पणियां होंगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।